सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर हम चैप्टर कवर करने वाले हैं। बेसिकली आज हम अमल, क्षार और लवण के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और आने वाली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास थोड़ी लंबी होगी तो आपको पेशेंस के साथ बने रहना है। आप बोलोगे कि सर ये अमल, क्षार, लवण तो 11th और 12th में है ही नहीं, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपका 2019 का जो पेपर है, 2016 का जो BSF RORM का ओरिजिनल पेपर है, देख सकते हैं आप मेरे सामने ओरिजिनल पेपर में लेके बैठा हूँ। और इसके सामने आप देखेंगे, अगर इसके सामने जब आप देखते हैं 72, 73, 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। जैसे कि जब आप ये देखते हैं 72, 73, 74 नंबर क्वेश्चन जब आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तब आप ये पाएंगे कि भाई मतलब कि ये एक 10th लेवल का चैप्टर है, लेकिन इससे यहाँ पे कितने क्वेश्चन आए हैं आप खुद ही देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे 72 में देखिए, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत क्षार है, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत अमल है, और 74 देखिए बढ़ती हुई अम्लीय आधार पर यौगिक को कर्मित करें। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आए हैं, तो ये समझ सकते हो कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। और बात करूं 2019 के अंदर, तो उसके अंदर भी एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा और ज़्यादा भी आ सकता है। तो अभी आपको क्या करना है कि हम इसके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करेंगे, एंड इसके कॉन्सेप्ट हम जैसे ही क्लियर करेंगे उसके बाद में हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे कल इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारे साथ बने रहना है और आप ये पाएंगे कि हम बहुत बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे और साथ ही में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की हम हमारे कॉन्सेप्ट की क्लासेस यहाँ से स्टार्ट करते हैं और जल्दी से ही हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए अमल था, ये पूरा मैं लेके आया हूँ, तो आप इसको ऊपर ध्यान से देखेंगे और ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखेंगे अम्ल। देखिए अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा देखिए ये नीले लिटमस को लाल करते हैं। देखिए अब देखिए अम्ल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या है, ल है ना, तो ये नीले लिटमस को कैसा करेंगे, लाल करेंगे। ठीक है, और क्षार क्या करेंगे, लाल लिटमस को नीला करेंगे। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं वो सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए प्रबल अम्ल। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं। देखिए प्रबल अम्ल बेसिकली वही अम्ल होते हैं जिसके अंदर एक तो हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है, और हेलोजन वाले जो भी हैं वो प्रबल होते हैं। एक H2SO4 है, एक HNO3 है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रबल अम्ल है। ठीक है, बाकी जितने भी अम्ल हैं सारे दुर्बल अम्ल होते हैं। CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, चाहे जितने भी आप अम्ल जानते हो, टार्टिक अम्ल, सब यहाँ पे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सांद्र अम्ल, जिसमें अल्प अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जिसकी जल अल्प मात्रा। देखिए जैसे मान लो कि ये सांद्र अम्ल है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो अम्ल का हिस्सा होगा ना, जो अम्ल का हिस्सा होगा तो अम्ल का हिस्सा ज़्यादा होगा। ठीक है, और पानी का हिस्सा कम होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब कि इसमें अम्लीयता का गुण ज़्यादा होगा, सांद्र अम्ल। ठीक है, जबकि तनु अम्ल में क्या होगा, तनु अम्ल इसका उल्टा हो जाएगा। तनु अम्ल क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसके अंदर पानी ज़्यादा होगा, और अम्ल है वो कम होगा, इसलिए इसका मतलब कि अम्लीयता की मात्रा इसके अंदर कम होगी। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि जो प्रबल अम्ल है वो सांद्र अम्ल हो सकते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल है वो तनु अम्ल हो सकते हैं। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सांद्र अम्ल बताइए, तो सांद्र अम्ल कौन से हो जाएंगे, HCl, H2SO4, HNO3। और तनु अम्ल कौन से हो जाएंगे, CH3, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्षार का बेसिकली ये है कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं, वो स्वाद में खट्टे थे, ये स्वाद में कड़वे हैं। ये लाल को नीला करते हैं, वो नीले को क्या करते हैं, लाल करते हैं। लय से मैंने याद करवाया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। ठीक है, OH आयन देते हैं, वो कौन सा आयन दे रहे थे, H+ आयन दे रहे थे, ये OH आयन दे रहे हैं। ये आपको कंपेरिजन ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक बार फिर से आपकी मोबाइल स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट है, याद कर लो भाई। NaOH, KOH, CaOH3 क्या है, NaOH, KOH, CO3, ये क्या है, प्रबल क्षारक है। देखिए जो पीरियोडिक टेबल होती है अपनी, उसमें इस साइड में जो भी क्षार होते हैं वो सारे प्रबल होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। जबकि दुर्बल क्षार का एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, NH4OH। ठीक है, और आपको क्षार को पहचानने का एक तरीका है कि ये हमेशा OH+ आयन, OH- आयन देते हैं, तो इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। नेक्स्ट देखिए जल में घुलनशील क्षार को देखिए जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये जल में घुलनशील है, NaOH, KOH, MgOH2। तो ये कैसे क्षार हैं, ये प्रबल क्षार है और ये जल में घुलनशील होते हैं। लवण देखिए, लवण किसे कहते हैं, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। लवण कैसे मिलते हैं, जब एक अम्ल
जब एक अम्ल प्लस एक क्षार दोनों साथ में क्रिया करेंगे तब जाके हमें क्या प्राप्त होगा, लवण। ठीक है, तब हमें यहाँ पे लवण, सॉल्ट, ठीक है, ये प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उदाहरण देखिए, जैसे कि NaCl, KCl, ये क्या है, लवण है। ठीक है, ये सॉल्ट है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए सूचक, इंडिकेटर्स। सूचक क्या किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं, इसके इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो मैं आपको पहले ही बता दूं। सूचक देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से टेबल के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। सूचक के प्रकार, सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम, गंधीय। प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, कृत्रिम जो मानव निर्मित होते हैं, और गंधीय जो सुगंध या फिर दुर्गंध देते हैं। इस प्रकार से इसको यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है, देखिए ये पौधों में पाए जाते हैं, लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया पौधे के फूल, हल्दी, ठीक है, इत्यादि। कृत्रिम देखिए ये रासायनिक पदार्थ है, मेथिल ऑरेंज, फिनोल, फतेलिन। आपको पता है ये मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं ना। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षार माध्यम में बदल जाती है। प्याज, लौंग, तेल। ठीक है, याद रखना मेरे भाई, उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए सूचक, देखिए सूचक में लिटमस होता है, वो लाल से नीले में चेंज होता है। कौन चेंज करता है इसको, क्षार। ठीक है, लाल पत्ता गोभी का रस, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है, एक तो एक फिनोल फतेलिन याद रखना आपको, एक मेथिल ऑरेंज आपको याद रखना है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये रंगहीन होता है और गुलाबी गुलाबी हो जाता है, गुलाबी में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और फिनोल फतेलिन लाल होता है, ये पीले में चेंज हो जाता है। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। कौन कौन सी, फिनोल फतेलिन और मेथिल ऑरेंज, ये 2 ही चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। और ये कृत्रिम है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, देखिए अम्ल के साथ, क्षार के साथ, अम्ल प्लस धातु, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्षार धातु के साथ लवण बनाते हैं और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पढ़ाता हुआ चलूँगा। अब देखिए धातु कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट। इसमें क्या है कि अम्ल धातु कार्बोनेट, जैसे कि जो CO3 के साथ होते हैं उन्हें धातु कार्बोनेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, Na2CO3 के साथ लवण बनाते हैं, साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल निकलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अम्ल, धातु कार्बोनेट, लवण, CO2 गैस और जल। नेक्स्ट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या क्षार धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं। तो देखिए क्षार है वो धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा कि क्या क्षार की, जैसे मतलब कि क्वेश्चन आएगा कि क्षार क्रिया कर सकते हैं धातु कार्बोनेट के साथ, इसमें से कौन सा कथन सही है, कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ से ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया दिखा रखी है। बाइकार्बोनेट के साथ NaHCO3, ये बाइकार्बोनेट होता है, ये लवण के साथ CO2 और जल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चूने के पानी का टेस्ट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए मैं सबसे पहले ही आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाता है और जल बनाता है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदाहरण देखिए, जब अम्ल क्षार का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षार द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणामस्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जैसे अम्ल कैसे होते हैं, अम्ल होते हैं खट्टे, प्लस क्षार कैसे होते हैं, क्षार होते हैं कड़वे। जब ये क्रिया कर लेते हैं एक साथ तो हमें एक चीज़ प्राप्त होती है जिसे हम लवण बोलते हैं, साथ ही में हमें जल प्राप्त होगा। तो ये जो लवण प्राप्त होगा ना, ये खट्टा है, ये कड़वा है, तो इसका लवण का स्वाद कैसा होगा बताओ। तो लवण है वो स्वादहीन होगा। कैसा होगा, लवण है वो स्वादहीन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह भी है, जैसे कि अम्ल मान लो, जैसे कि आपको मैं यहाँ से थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे कि अम्ल है, अगर अम्ल प्रबल हुआ और क्षार अम्ल, जैसे मान लो कि ये प्रबल है और ये दुर्बल है, तो ये कैसा बनेगा आप बताओ। तो ये बनेगा अम्लीय। ठीक है, जो प्रबल होगा वही बनेगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि दोनों प्रबल होंगे तो क्या बनेगा, तो वो अभी आपको बताएंगे, आप टेंशन मत लो। देखो उदाहरण देखो, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ करेगा तो अम्लीय होगा, क्योंकि प्रबल कौन है, अम्ल, तो जल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है, तो कैसा होगा, क्षारीय होगा, जल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, तो ये उदासीन लवण प्राप्त होगा, इसका स्वाद है वो उदासीन होगा, कोई भी स्वाद इसके अंदर नहीं होगा, या दोनों ही दुर्बल होंगे तब भी ये उदासीन प्राप्त होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई आपके लिए, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो साथ में क्या निकलता है, जल निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
अब देखिए अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया, CuO HCl, ठीक है, HCl अम्ल है, CuO धात्विक, Cu क्या धातु, ऑक्साइड है तो धात्विक ऑक्साइड, CuCl2 H2O, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला रंग हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि साथ ही में लवण हमें प्राप्त होता है और साथ ही में जल प्राप्त होता है जब अम्ल ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षार की क्रिया, अधात्विक ऑक्साइड के साथ, तो वही चीज़ है कि जब ये भी क्रिया करेगा तो यहाँ पे हमें लवण प्राप्त होगा। ठीक है, लवण बनाना ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, साथ ही में हमें जल प्राप्त होगा। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार, जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन देते हैं, हमें पता है H+ आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, H+ आयन है वो H2O के साथ क्रिया करके H3O+ आयन में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जल की उपस्थिति में क्षार, जल की उपस्थिति में क्षार OH आयन देते हैं, हमें पता है OH आयन, ये जल की उपस्थिति में OH आयन देते हैं, चाहे किसी का भी देख लो 2HO आयन दे दिया। ठीक है, सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है मेरे दोस्तों, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। आपसे उसमें पूछा जा सकता है जैसे कि राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट के अंदर कि सभी क्षार क्षारक होते हैं। ठीक है, क्षारक है वो एक बड़ी चीज़ है, आप मान लीजिए क्षारक है वो बड़ी चीज़ है, सभी क्षार, ये और क्षार है ये छोटी चीज़ है, तो सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं लेकिन क्षारक सभी क्षार नहीं हो सकते। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी है, हमें मिलाना चाहिए लगातार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो नेक्स्ट देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आपको बताई जाएगी, और जो हमने अभी तक पढ़ा तो उसी का ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और H2O बनाते हैं, बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके जल बनाते हैं साथ में, और क्षारक के साथ क्रिया करके और लवण जल, धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये हमने अभी पढ़ा है, आप इसको देख लेंगे एक बार। अम्ल व क्षारकों में समानताएं इंपॉर्टेंट चीज़ एक बार फिर से, सभी अम्ल H+ आयन देते हैं जबकि क्षारक है वो OH- आयन देते हैं। जब कोई अम्ल या क्षार जल में मिलाया जाता है, जब कोई अम्ल या क्षार जल में मिलाया जाता है तो यह तनुकृत हो जाता है, जल में मिलने पर आयन की सांद्रता H3O+ और OH- में इकाई आयतन की कमी हो जाती है, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्षार व अम्ल की प्रबलता, तो क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है भाई कि भाई प्रबलता है इसकी, ये H+ आयन और OH आयन पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो सार्वभौमिक सूचक क्या होते हैं, अनेक सूचकों का, सार्वभौमिक सूचक होता है ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो भाई देखिए आप थोड़ा सा केमिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट में तो कह सकता हूँ, लेकिन देखो यार BSF के अंदर 20 नंबर की आ रही है तो यार, सॉरी 40 नंबर की आ रही है तो यार हमें पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी यार, 20 क्वेश्चन आएंगे तो हमें पढ़ाई तो इसकी करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई भी वो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। pH स्केल, अब आएगी इंपॉर्टेंट चीज, तो H+ आयन ज्ञात करने के लिए सूचक pH स्केल क्या है, एक सूचक है। सबसे पहले आप ध्यान में रखो कि pH स्केल एक सूचक है जिसका मान 7 होने पर ये उदासीन विलयन होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है और 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय होता है। 0 से 14 तक इसके मान ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दुर्बल अम्ल है, ठीक है, दुर्बल अम्ल है ये, ठीक है, और ये प्रबल अम्ल है, आपको पता होगा ये दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पे pH का मान देखिए बढ़ता हुआ जा रहा है और ये भी pH का मान यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है। H+ आयन की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे OH- आयन की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए जब 7 से आप इधर जाओगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी और 7 से आप इधर जाओगे तो क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, ये सिंपल है, आपको पता होगा। अब देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ आके निकल रही है मेरे भाइयों, आके यहाँ पे पौधे में pH के प्रति संवेदनशील हमारे शरीर का 7 से 8 पारस के बीच में होता है। हमारे शरीर का pH मान कितना होता है, 7 से 7.8। आपको ये वैल्यूज ध्यान में रखनी है, सीधी आपसे पूछी जा सकती है। वर्षा के जल की pH मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, ठीक है, 5.6। नेक्स्ट देखिए मिट्टी का pH मान कितना होता है, देखिए मिट्टी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से जैसे कि आपके दांतों के लिए, हाँ दांतों का pH मान है वो 5.5 से कम होता है तो दांतों पर क्षय प्रारंभ हो जाता है, दांतों का टूटना, दांतों खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं जब आपका pH का मान
5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम चल रहे हैं, तो आपको बस हमारा साथ देना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए साधारण नमक की रसायन, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि सोडियम, आपको इसका एक तो सीधी बात है, आपको इसका ये जो है इसका आपको एक तो ये सूत्र याद होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, NaOH। ठीक है, और ये आपको कोई खास याद इतना नहीं रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है। अब देखिए विरंजक चूर्ण, ठीक है, विरंजक चूर्ण का क्या सूत्र होता है, CaOH2। ठीक है, तो CaOCl2 है ना, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 है ना। तो इसके उपयोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में, पीने वाले जल के अणुओं को मुक्त करने के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे विरंजक चूर्ण के लिए। बेकिंग सोडा का क्या सूत्र होता है, Na2CO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसको बोल सकते हैं, और इसका सूत्र देखिए NaHCO3। ठीक है, खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है, और ये एक दुर्बल क्या है, ये एक दुर्बल क्षारक है। ठीक है, क्या है ये, क्षारक है। ठीक है, ध्यान में रखना मेरे भाई, दुर्बल है ये। नेक्स्ट देखिए उपयोग, देखिए बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल को मिला के बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। और ये देखिए इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, और आपको ध्यान में रखना है इसका सूत्र, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका सूत्र, आपको ध्यान में होना चाहिए। अब देखिए धोने का सोडा Na2CO3 10H2O। इस बार मेरे को लगता है BSF के अंदर ये पूछा जाएगा धोने का सोडा, क्योंकि एक तो ऊपर धावन सोडा भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2O। ठीक है, वेरी गुड। देखिए अब 10 जल अणु इसमें उपस्थित होते हैं, और इसका इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखें तो इसका देखिए स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, धोने के सोडे को। स्थायी कठोरता होती है जैसे कपड़े वगैरह में मेल वगैरह होता है स्थायी, तो उसको। और प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता है 2019 के अंदर पूछा गया BSF के अंदर। तो यार मैं आपको कोई फालतू चीज़ तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ वही चीज़ें करा रहा हूँ जो BSF के अंदर पूछी गई है। CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, और 373 देर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमेट्रेट अर्ध हाइड्राइड POP बनाता है। ये सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनाकर पदार्थ। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है सूत्र। अब देखिए ये इसका ये उपयोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर लाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपके लिए उपयोग है, और ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो प्यारे दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे पूरी तरीके से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे हैं। कल हम लगभग इसके 100 क्वेश्चन करेंगे, और आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोग तैयार रहेंगे क्वेश्चन के लिए, और कल आपकी 100 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी इस चैप्टर की, और उसके बाद में हम आगे का चैप्टर लेंगे। और देखिए दोस्तों थोड़ा बोरिंग है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, एज इट इज़ आपके एग्जाम के अंदर आएंगे गारंटी के साथ। ठीक है, क्योंकि यार पहले पूछे गए तो आप क्यों नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। पुराने पेपर के एनालिसिस के आधार पर ही हमें हमारे आगे के पेपर की तैयारी हमेशा करनी चाहिए। वो तो एक अलग बात है कि एयरफोर्स का पेपर हमारे पास नहीं होता है, ICG का पेपर हमारे पास नहीं है, लेकिन BSF का है, तो हमें उसे उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और हमें इस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। बाकी केमिस्ट्री तो बहुत वेस्ट है, आप पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, मैं गारंटी देता हूँ, और पढ़ भी लेंगे तो क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके ये जो पेपर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे, तो आपको कंटेस्ट होगी चीज़ें, और 20 में से कम 15 क्वेश्चन आप करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।